गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल का कंसेप्ट। शुरू करते हैं। कंसीडर अ कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है एंड आर टू साइडेड सरफेस एस। हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। नाउ हम मान लेते हैं इसके ऊपर ये एक आपका सरफेस है, ठीक है, सरफेस एस। जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव साइड मीन्स ऊपर की साइड, और जो इसके नीचे का हिस्सा होगा ये होगा आपकी, ये आपका पूरा सरफेस है। क्लियर? नाउ लेट P be a point on S, ठीक है जी। इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया P, एंड let DS be the elementary area enclosing P। तो मान लेते हैं इसको इनक्लोज करता इस P पॉइंट के अराउंड आपके पास क्या है, एक एरिया है, इसको इनक्लोज करता ये एक आपके पास छोटा सा इसको कवर करता ये एरिया है, एस के बीच में ही है। और ये एरिया जो है येलो जिसको मैंने कवर किया है इसका नाम है डी एस। क्लियर? एंड नाउ लेट n cap be the unit vector along the normal to ds at P। क्लियर? नाउ मान लेते इस सरफेस के ऊपर ये ds के ऊपर P पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल मीन्स ये अगर आपका सरफेस ये ऐसे है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो ये आपका n वेक्टर, ये n क्या है, क्लियर? n वेक्टर। देन आपका जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्या होगा, एस एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, एस एफ वेक्टर डॉट, नाउ बेटा आपको पता है ये आर वेक्टर इक्वल्स टू आर कैप होता है। क्लियर? जो आर होता है ये मैग्नीट्यूड बताता है और आर कैप उसकी डायरेक्शन बताता है। सिमिलरली हम डी एस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, डी एस उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन मीन्स उसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन कैप डी एस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर?
आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। नाउ हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो ये सरफेस है इसको हम प्रोजेक्ट कर लेंगे नीचे XY प्लेन। ठीक है, इसको XY प्लेन में प्रोजेक्ट कर लिया तो मीन्स उसकी परछाई जो ऊपर सरफेस है उसकी जो परछाई है वो नीचे ये एक रीजन बन जाएगी R। सरफेस से रीजन पर आ गए हम। क्लियर। नाउ ये जो आपका येलो पोर्शन था, जो DS रीजन था, ये भी तो प्रोजेक्ट हुआ ना नीचे। जितना एरिया DS का है तो वो नीचे प्रोजेक्ट हो गया। ये एक पैरेललोग्राम टाइप बन गया, मीन्स ये प्रोजेक्ट हुआ नीचे। क्लियर। प्रोजेक्ट हुआ तो आपके पास यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है। हाँ जी, तो अब हमने देखना है कि यहाँ पर सरफेस जो आपका एस सरफेस था उसको प्रोजेक्ट कर लिया आपने XY प्लेन में, देन आपका फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा। तो अब हम उस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे। नाउ when S is projected orthogonally on XY plane, देन हमारा ये जो इंटीग्रल है S F वेक्टर डॉट n कैप ds ये इक्वल्स टू आ जाएगा नाउ ओवर द रीजन F वेक्टर डॉट n कैप dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप इक्वल्स आ जाएगा। क्लियर। देखते हैं ये ds इक्वल्स टू ये एरिया कैसे आया, dx dy अपॉन दिस। हाँ जी बेटा, उसके लिए आपको पता है ना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर कोई वेक्टर है z, ये x है, ये y है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये n कैप दिया, क्लियर, वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, देन n कैप के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। देयरफॉर n कैप किसके इक्वल बनेगा, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा, ठीक है। क्लियर। देयरफॉर अगर हम n कैप डॉट i कैप इसके साथ n कैप की i के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, मीन्स cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप डॉट i कैप हो, तो ये किसके इक्वल आएगा, i की कंपोनेंट cos अल्फा है, यहाँ पर i का कंपोनेंट 1 है, तो ये इक्वल्स टू cos अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली n कैप डॉट j कैप इक्वल्स टू cos बीटा होगा एंड n कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू cos गामा होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट आपको पता है कि अगर आपके पास ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये थीटा है, a b c, देन प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, ये क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन। नाउ इन ट्राइंगल ABC में हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मीन्स AC
अपॉन AB। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू AB cos थीटा। इसका मतलब क्या है, B वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका A वेक्टर cos थीटा। क्लियर? नाउ यहाँ पर देखो, आपका ये जो सरफेस है, इसके बीच में ये छोटा सा सरफेस है, स्मॉल सरफेस ds है, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर नीचे आ रही है। क्लियर? हाँ जी, ये आपका जो है सरफेस इस तरफ, ये स्मॉल है ना, तो इस तरफ आपका dx होगा, ये x एक्सिस की तरफ पर, और ये स्मॉल पोर्शन दिस तरफ, ये आपका dy होगा। तो ये पहले टर्म है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, dx इंटू dy। क्लियर? अब क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है ऊपर, ये ds, ये एरिया आपका बिल्कुल यही एरिया इसमें आया, तो ये कैसे किसके इक्वल होगा, ये देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, ये जो आपका सरफेस, ये आपका मान लेते हैं ये ds सरफेस है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हुआ नीचे, ये आपका मान लेते हैं, मैंने ऐसे थोड़ा सा एक सेकंड, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पर इसके ऊपर dx पर, dx dy पर। क्लियर? नाउ इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, इनके बीच में कौन सा एंगल होगा, नाउ एंगल बिटवीन two surfaces is equal to the angle between normal vectors at both the surfaces, ठीक है। मीन्स ये आपका dx dy पर जो नॉर्मल वेक्टर है और ये ds सरफेस पर जो नॉर्मल वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो ही आपका ds और dx dy में ये एंगल होगा। क्लियर? नाउ देखते हैं यहाँ पर इस वेक्टर dx dy पर नॉर्मल वेक्टर मीन्स ये ऊपर की तरफ ये होगा आपका, ये ds पर नॉर्मल वेक्टर हमने ऊपर भी ड्रा किया है, वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो z एक्सिस टाइप ही हो गया ना, ऊपर हमने ये बनाया था, तो ये z एक्सिस हो गया, ये n कैप हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये n कैप ही है। इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये गामा एंगल बन रहा है। अगर ये गामा एंगल है तो ऑब्वियसली इन दोनों सरफेसेस के बीच में भी ये क्या है, गामा एंगल, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ ऊपर देखो, ये जो प्रोजेक्शन वाला हमने किया, ये b वेक्टर की जगह पर आपके पास ये कौन सा सरफेस है, ऊपर वेक्टर था, यहाँ पर सरफेस है, dx dy है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में b वेक्टर की जगह पर आप dx dy एंड a वेक्टर की जगह पर आपके पास कौन सा सरफेस है, ds है, एंड cos थीटा की जगह पर आपके पास cos गामा है। तो ये आपका रिलेशन यहाँ से ये ड्राइव हो गया, क्लियर? हाँ जी, अब हम यहाँ पर पहुंचे थे इसके ऊपर। नाउ हमें पता चल गया है dx dy इक्वल्स टू किसके होता है, ds cos गामा के इक्वल होता है। क्लियर? नाउ ये हमें ऊपर से यहाँ से पता चला कि ये cos गामा फॉर्म, इसको हम 1 दे लेते हैं नंबर, है ना। तो ये ds cos गामा किसके ऊपर है, n कैप डॉट k कैप का मॉड। क्लियर? तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज ds इक्वल्स टू हमारे पास dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप। क्लियर? तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल क्या था, एस f वेक्टर डॉट n कैप ds था। तो ये इक्वल्स टू बन गया हमारा ओवर द रीजन R f वेक्टर डॉट n कैप dx की जगह पर dx dy अपॉन n कैप डॉट
ठीक है, क्लियर। ये आपका आ गया, ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। हाँ जी, ये तो तब था जब आपने XY प्लेन पर प्रोजेक्ट किया। सरफेस when surface S projected on XY plane, ठीक है। अगर हम इसको XY प्लेन की बजाय YZ प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं, when surface S projected on YZ plane, then ये आपका क्या बन जाएगा, F vector dot n cap dy dz अपॉन n cap। तो यहाँ से कौन सा गायब है, x गायब है ना, XY प्लेन, ये YZ प्लेन है तो x नहीं है ना, तो x की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है हमारा i, तो यहाँ पर i क्या है। हाँ जी, अगर when surface S projected on ZX plane, तो ये हमारा बन जाएगा F vector dot n cap dz dx अपॉन n cap डॉट, अब यहाँ से ZX प्लेन है तो y नहीं है, तो y की डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर j कैप, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। हाँ जी, ये आपका डबल इंटीग्रल बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपके पास f वेक्टर गिवन होगा, तो n वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, n कैप कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो सरफेस दिया होगा डेल फाई आपके पास जो सरफेस दिया होगा ना, मीन्स डेल एस कह लो उसको, आप उसको डेल एस कह लो। जो आपके पास जो भी सरफेस दिया होगा अपॉन डेल एस का मॉड, ये आपने n कैप ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो z और जैसे x की आपको लिमिट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगी, देन n कैप डॉट j कैप आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये सभी कैलकुलेशंस करके फिर इस डबल इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है, क्लियर। होप सो बेटा आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी कि आपने ये सरफेस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।